यहाँ पे आपको देखो क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोलोइडल स्टेट को कहा गया एक ऐसा स्टेट जो सॉल्यूशन, और यहाँ पे सॉल्यूशन कहने का मतलब जो हम लोग पिछले चैप्टर पढ़े थे बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, और सस्पेंशन के इन बिटवीन पाया जाता है। अब ये इन बिटवीन का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर के बाद समझेंगे। अभी कुछ फंडामेंटल पे ध्यान दे दो। पहली बात तो ये याद रखो कि कोलोइडल स्टेट सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इन बिटवीन पाया जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोलॉइड क्या है बेटा, हेट्रोजेनस सिस्टम है। पहले तो ये याद रखो फंडामेंटल, जिसमें दो इमिसिबल फेज आएगा, दो में से एक कंटिन्यूअस फेज होगा जिसको डिस्पर्शन मीडियम का नाम देंगे, और एक डिसकंटिन्यूअस फेज होगा जिसको डिस्पर्स फेज का नाम देंगे। चलिए, ये जो कुछ भी कीवर्ड को अंडरलाइन किए या राउंड अप किए हैं उस पर बातचीत करेंगे। सो आई होप आपको पता होना चाहिए हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है ना बेटा लोग? हाँ सर। इमिसिबल फेज। तो चलो एक काम करते हैं, आप मेरे को दो ऐसा चीजों का नाम बताओ जो इमिसिबल है, हमारे डेली लाइफ में बहुत आसानी से हम लोग बात कर सकते हैं। बोलो। ऑयल एंड वाटर। वेरी गुड बेटा, ऑयल एंड वाटर। चलो इसी एग्जाम्पल को लेकर के आपको समझाते हैं, ऑयल एंड वाटर। और एक बार फिर से याद दिला दे बेटा, आप लोग अपना साइकोलॉजिकली मेंटली सेट रहो कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने बैठे हैं ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा हुआ कंसेप्चुअल बात कम होता है। अब आपके सामने दो कंडीशन रख रहे बेटा, ध्यान से समझना। ऑयल एंड वाटर का केस लेते हैं। अब देखो यहाँ मान लो हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, और इस कंटेनर में रहा पानी, और इस पानी में आप 2 चम्मच सरसों का तेल डाल करके अच्छे से मिक्स कर दो, एकदम जितना आप, या तो मिक्सी में डाल के मिक्स करो या हाथ से फेंट, जिस तरीके से मिक्स कर दो। अब बताओ आपको क्या दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा पानी में इस तरीके से जो ब्लैक है ये ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल दिखेगा आपको? हाँ सर। हाँ अब इस सवाल का जवाब दो, जो चीज आपको दिख रहा है उसमें कौन सा फेज आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है? वाटर। वाटर। तो वाटर यहाँ डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा। मतलब एक ऐसा मीडियम, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? फैल जाना। तो वो मीडियम जिसमें फैल गया, और कौन फैला यहाँ पर? तेल। तो देखो तो इस डायग्राम में तेल आपको डिसकंटिन्यूअस फेज के फॉर्म में नजर आ रहा है हाँ सर। है ना? तो ये कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। जो फैल गया वो डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें फैल जाएगा वो डिस्पर्शन मीडियम। चलो एक बार फिर से समझते हैं। यहां देखो, मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर में सरसों का तेल है बेटा, इस बार पूरा भरा हुआ है, इतना बड़ा कंटेनर में सरसों का तेल। और इसके अंदर अब ऐसा करते हैं कि 2 चम्मच पानी ले लेते हैं बेटा, और पानी ऊपर से डाल करके अच्छे से फेंट दो, ये पानी, रेड वाला पानी। तो बोलो अब आपको कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा? ऑयल। ऑयल। इस बार ऑयल कहलाएगा डिस्पर्शन मीडियम, और जो पानी होगा वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा। तो क्या उम्मीद करते कि बेटा आपको इंट्रोडक्शन बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलिए, और इसका दोनों का नाम भी है बेटा, इसका नाम है ऑयल इन वाटर, और इसका नाम है वाटर इन ऑयल। ये आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। पढ़ो तो इसको, डायग्राम देखो तो कुछ समझ में आ रहा? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब देखो, थोड़ी देर पहले बात की थी ना, इन बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। तो ये बीच में लाई का मतलब है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन में जाएगा, बहुत बड़ा होगा तो सस्पेंशन में जाएगा, और इन बिटवीन होगा तो वो बेटा कोलोइडल में आएगा। तो इसके बेसिस पे आपसे कहा गया कि कोलोइडल सॉल्यूशन एक ऐसा स्टेट है जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, ठीक है? अब आओ बात करते हैं, आपके लिए कुछ है शायद यहाँ पे, देखो।
बोल बेटा, आप कुछ सवाल का जवाब दो। देखिए आप लोग वीडियो पूरा? हाँ सर। हाँ सर। फंडामेंटल लेवल पे बात करते हैं, तीनों सॉल्यूशन में फर्क क्या क्या है, अब उस पे बात समझो। जो वीडियो देखे बेटा उससे बात समझो। सॉल्यूशन का नेचर बेटा देखो तो कैसा है, नेचर देखो, होमोजीनियस, कोलोइडल का हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है। अगर आपको याद होगा वीडियो में आपको बताया गया कि शुगर का जो पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो दिख नहीं रहा, अभी लाइट स्कैटर नहीं कर पा रहा, लाइट का पाथ को हम लोग नहीं देख पा रहे। तो पार्टिकल का साइज बेटा अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो वही ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर लाई करेगा पार्टिकल का साइज तो वो कोलॉइडल स्टेट कहलाएगा, और अगर 100 से ज्यादा हो जाएगा वो सस्पेंशन कहलाएगा। और अगर इसी पार्टिकल का साइज को आप ध्यान में रखोगे तो इसके बाद बाकी का जितना भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिलेगा उसका रीजन एक्सप्लेनेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब सोचो तो ग्रेविटी का इफेक्ट किस पे होगा, जिसपे पार्टिकल का साइज बड़ा है या पार्टिकल का साइज छोटा है? बड़ा। बड़ा। तो देखो तो सस्पेंशन में क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल सेटल व्हेन द सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये जो टॉपिक है ना बेटा ट्रू सॉल्यूशन, इस पे तो हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, रॉल्स लॉ पढ़े, इसके ऊपर कितना सारा पढ़े, यही तो ट्रू सॉल्यूशन था हमारा। कॉलोइडल पे पढ़ाई करने जा रहे हैं, सस्पेंशन का थोड़ा सा नॉलेज दे देते। सस्पेंशन का एक और मतलब समझ ले। सस्पेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ तो, लिटरली मीनिंग क्या होता है सस्पेंशन का? बोलो। मतलब सस्पेंडेड है मतलब पार्टिकल। झूलना, झूलना है ना। जैसे मान लो कि आप में से किसी एक को क्लास से सस्पेंड कर दिया गया। क्लास से सस्पेंड करने का क्या मतलब हो रहा है? आपको क्लास में रखा गया या क्लास से निकाल दिया गया? निकाल दिया थोड़ा देर के लिए। दोनों बेटा, ना रखा गया ना निकाला गया है, आप बीच में झूल रहे हो। अगर मान लो किसी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, इसका यह तो मतलब नहीं कि उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, और ये भी नहीं है कि वो ड्यूटी कर सर। पाएगा। तो वो ना ड्यूटी कर सर। पा रहा ना तो झूल गया बीच में ना। हाँ सर। सस्पेंशन का मतलब होता है झूलना बेटा। और इस झूलने को अगर आपको समझना है तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। हम लोग कोलकाता में रहते हैं बेटा, हुगली नदी के पास रहते हैं हम लोग। हुगली नदी के पास में अगर चलना तो एक काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारा घाट है, प्रिंसेप घाट है, बाबू घाट है, दही घाट है ना। अगर आप बाबू घाट की तरफ चले जाओ और वहां जाकर के जो गंगा का नदी है बेटा, किसी ग्लास में या किसी कंटेनर में उस गंगे का नदी का पानी लेकर के आओ, और जहां पे आप गंगा का नदी का पानी लोगे बेटा, वहां जब नीचे उतरोगे तो आप देखना आपका पाँव मिट्टी में चला जाएगा, नीचे मिट्टी मिलेगा, मिट्टी भी लेकर के आओ। हाँ सर। दो कंटेनर लो, ध्यान से सुनो, दो कंटेनर लो। एक कंटेनर में गंगा का पानी है, सपोज कर लो, जो रेड कलर से दिखा रहे हैं, और एक कंटेनर में नॉर्मल पानी लो, और उसमें एक हिसाब से जो मिट्टी वहां से लाए उसको भी उसमें मिला दो, मिक्स कर दो। और जब बाहर से आप दोनों को देखोगे ना, दोनों का अपीयरेंस एक जैसा लगेगा दिखने में। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए दोनों सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो आप देखना जिसमें मिट्टी आप मिलाए थे वो सारा का सारा सेटल कर जाएगा नीचे, ऊपर साफ पानी दिखेगा, लेकिन गंगा का पानी वैसा का वैसे ही मिलेगा। बोलो इन दोनों में सस्पेंशन कौन कहलाएगा? जिसमें हम लोग मिक्स किए। हाँ, अलग हम से। लोग मिक्स किए हैं। और जो ये गंगा का पानी है ना बेटा, याद रखना ये गंगा का पानी। अच्छा एक बात बताओ तो, आप में से कभी अगर कोई ध्यान से देखेगा गंगा का पानी, तो बता तो गंगा के पानी में मिट्टी का पार्टिकल्स दिखता है? नहीं सर। दिखता है बेटा। जिसे तो बोले आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, कभी अगर मौका मिले ना तो इसको ध्यान से देखना। और मिट्टी का पार्टिकल आपको दिखेगा तो वो कंटिन्यूअस फेज में नहीं बेटा, डिसकंटिन्यूअस फेज में दिखेगा। यानी दरअसल गंगा का पानी, याद रखना, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है आपके पास। गंगा का पानी कोलॉइड है, और इसका प्रूफ क्या बता दे रहे आप? अच्छा बताओ तो, जब कोलॉइड पढ़ रहे बेटा तो अभी अभी जो एग्जाम्पल पढ़े या जो भी पढ़े, चलिए तो कुछ कोलॉइड का एग्जाम्पल पे बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में। एक तो गंगा का पानी हुआ, और कोई एग्जाम्पल बताओ तो कोलॉइड का। एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड? अरे बेटा जो आता बोलना, नहीं तो सीखेंगे, टाइम वेस्ट मत कर, बोलो। एनीवन? इतने सारे बच्चे में कोई नहीं बोल पाएगा? सर चौक। चौक नहीं बेटा, चौक नहीं है। आप दिन भर बॉडी में लेकर घूम रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो। ब्लड, ब्लड, ब्लड इज अ कोलॉइड। मिल्क कोलॉइड है बेटा, है ना। और कोलॉइड का एक प्रॉपर्टी होता है, पता है क्या? कि कोलॉइड में अगर आप सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट दे दोगे, कोलॉइड में अगर आप सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट दे दोगे, तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट देने पर वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है। पढ़े ना, ब्लड कोगुलेट करता है, हाँ सर। दूध भी कोगुलेट कर जाता है। अगर आप गंगा का पानी में ना फिटकरी डाल दोगे, देखना वो भी कोगुलेट कर जाएगा, सारा का सारा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिल्टर। सोचो तो, पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन का छोटा है, कोलॉइड का उससे थोड़ा बड़ा है, और सस्पेंशन का सबसे बड़ा है। तो तीनों पॉइंट को कंपेयर करके देखो तो समझ में आ रहा बात। गो थ्रू इट। यस सर। यस सर। आइए अगला प्रॉपर्टी,
और ये जितना भी बेटा आप लोग पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना पार्टिकल का साइज के रिस्पेक्ट पे। सोचो तो डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी पढ़ो तो देखो तो समझ में आ रहा है क्यों ट्रू सॉल्यूशन सबसे तेजी से डिफ्यूज करेगा जबकि बाकी जो है वो कम हो जाएगा। लॉजिक लगाओ तो। वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पर सिंपल बेटा पार्टिकल का साइज, जिस पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो जल्दी डिफ्यूज करेगा ना। हाँ सर। अब विजिबिलिटी पे ध्यान दो। अब देखो थोड़ी देर पहले याद करो आपको वीडियो में बताया गया था कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल को हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि पार्टिकल का साइज काफी छोटा है इसलिए उसका विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन सस्पेंशन का याद करो, अभी अभी हम लोग मिट्टी पानी का बात किए थे तो मिट्टी साफ दिखता है ना उसमें। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखेगा, याद करो तो पढ़े थे ना, ट्रू सॉल्यूशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। लेकिन Yes, sir. कोलॉइडल के पास इसके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? तो ये मेन कोलॉइड का प्रॉपर्टी है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट में, कोई बताना चाहेगा? सर लाइट स्कैटर हो जाते हैं पार्टिकल्स के कारण। लाइट स्कैटर हो जाता है। दरअसल में यहाँ पे भी लाइट स्कैटर होता है लेकिन इसका कहानी अलग है। तो याद रखना मेन प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट कोलॉइड का पाया जाता है। कोगुलेशन के बारे में अभी अभी आपको पता है, पढ़कर देखो तो। यस सर। यस यस सर। ठीक है, सस्पेंशन कोगुलेट नहीं करेगा बेटा, सस्पेंशन सेटल कर जाएगा, वो अपने आप छोड़ दो, अनटच छोड़ दो, अपने आप बैठ जाएगा, उसको कोगुलेट करने की जरूरत नहीं है। वाह, तो इंट्रोडक्शन चल रहा था बेटा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, किसका फिजिकल स्टेट? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग इतने तरीके का बना सकते हैं। ये देखो, ये आपके पास पूरा का पूरा एक चार्ट। जैसे देखो यहाँ पर, अगर फिजिकल फेज सॉलिड हुआ और फिजिकल मीडियम सॉलिड लिक्विड या गैस हुआ, फिजिकल फेज लिक्विड हुआ और फिजिकल मीडियम सॉलिड लिक्विड या गैस हुआ, फिजिकल फेज गैस हुआ लिक्विड हुआ। यहां से पहला क्वेश्चन, बोल कौन मिसिंग है? सर गैस और गैस। गैस और अगला सवाल, गैस गैस का कोलॉइड क्यों नहीं बनेगा? तो जवाब सुन लो। तो ये बताओ, तो कोलॉइड जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। अब लॉजिकली सोचो, दो गैस बेटा जब भी मिक्स करोगे वो बाय डिफॉल्ट होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, वो कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना ही नहीं सकता है। फॉर दिस रीजन गैस गैस कोलॉइड नहीं बन सकता है। बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब आइए बेटा, ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को आपको पूरा चाटना है, समझ लो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये चैप्टर इंफॉर्मेटिव है बेटा, तो यहाँ से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या क्या आपको ध्यान देना है ये सुनो, और कोशिश करेंगे कि आपके डेली लाइफ के साथ इसको रिलेट कर पाए ताकि आप याद रख पाओ। सोचो, एक ऐसा सिचुएशन सोचो बेटा जहां पर लिक्विड है और उसमें गैस फैल गया है, डिस्पर्स कर गया है। लिक्विड में गैस डिस्पर्स कर गया, इमेजिन करो। तो आपको पढ़ना कैसे, पहले वो सुन लो। आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो सुन लो। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ कोलॉइड इन विच डिस्पर्स फेज इज गैस and dispersion medium is liquid, तो आंसर will be foam or froth. आपसे पूछेगा what is the name of the colloid in which both are liquid, तो नाम होगा emulsion. एग्जाम्पल पूछ लेगा, मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑप्शन दे देगा। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, ऐसा मिलेगा। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको याद रखना होगा। और याद रखने के लिए चलिए आपको थोड़ा सा डेली लाइफ से मुलाकात करवाते हैं। ये 8 कार्ड बेटा एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ा। देख पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां पर कौन सा मीडियम है बेटा? लिक्विड। और लिक्विड में कौन फैल गया? गैस। गैस। चलो तो एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है ये, नींबू। नींबू नहीं है बेटा, लेमन। फ्रॉथ है। फ्रॉथ का मतलब झाग होता है। ठीक है, जैसे और क्लियर हो जाएगा। डेली लाइफ में शायद ये आपके पास नहीं होगा तो कुछ और को ले लेते हैं। ये देखो, ये क्रीम का दिया आप लोग। हाँ सर। यस सर। कहाँ मिलता है ये क्रीम, बोल तो बेटा? सर केक में। हैप्पी बर्थडे टू यू का जो केक होता है
उसका हाँ जितना सर। टॉप लेयर में जो क्रीम होता है बेटा, उस क्रीम में उंगली डालकर देखो और इमेजिन करो तो क्रीम ऐसा नहीं लग रहा है कि लिक्विड के अंदर गैस भरा हुआ है। जी सर। यस सर। यही तो पढ़ रहे ना बेटा, समझो ना, यहाँ पर लिक्विड मीडियम है, उसमें गैस डिस्पर्स्ड है। जैसे कि ये देखो, कभी आप हाँ लोग सर। अगर किसी कॉफी शॉप में पीने जाओ तो देखना कॉफी तो आधा होता है बेटा, उसका आधा फेना से भरा हुआ होता है, झाग होता है ना। हाँ सर। और वो जी झाग सर। इमेजिन करो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लिक्विड के अंदर गैस भरा हुआ है? यस सर। यस जी सर। Yes, sir. इसमें इमेजिन करो तो इसमें आपको नहीं लग रहा लिक्विड में गैस भरा हाँ हुआ है? हाँ यस जी सर। सर। अब पिक्चर क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों का? यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, तो ये इसका नाम क्या होगा? इस कोलॉइड सिस्टम का नाम होगा फोम और फ्रॉथ कहेंगे। Froth. अगला देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? सॉलिड में गैस भरा हुआ। अब आपको एक ऐसा सिस्टम को समझना है जो सॉलिड है और उसमें गैस भरा हुआ। सिस्टम का नाम सॉलिड फोम। एग्जांपल देखो, क्या ये कभी आप लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं? नहीं तो याद करो तो, अगर आप Yes, कुछ sir. ऑनलाइन ऑर्डर किए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अम्मा जान से और covered पैक होकर रहता के, है। हाँ हाँ सर रहता है। Yes, है sir. ना? उसको इमेजिन करो तो ऐसा नहीं लगा सॉलिड है लेकिन उसके अंदर गैस भरा हुआ, काफी हल्का होता है। जी Yes, सर। sir. या फिर आपके पाँव में ठंडे का टाइम चल रहा है बेटा, ऑलरेडी विंटर सीजन है, इमेजिन करो तो कुछ लोग घर पे इसका इस्तेमाल करते हैं पाँव का Yes, एड़ी को sir. साफ करने के लिए। हाँ. तो जो कोई भी इसका इस्तेमाल किया इमेजिन कर, तो दिखने में पत्थर जैसा है बेटा, लेकिन उठाकर देखो हवा जैसा हल्का है, मतलब सॉलिड के अंदर गैस भरा हुआ है। या फिर आप लोग जो जूता या चप्पल पहनते हैं उसका सोल इस्तेमाल करो तो, जी सर। है ना? ये हो गया बेटा सॉलिड में गैस है। अब अगला देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, गैस में कौन है? Liquid. अब आपको एक ऐसा सिस्टम है इमेजिन करना जो गैस मीडियम है और उसमें लिक्विड फैला हुआ है। एग्जांपल देख और सोच, क्या गैस हाँ लिक्विड सर। है? यस सर। घर पे बेटा जितना भी टिन वाला स्प्रे होता है उसको खोलकर देखना, बॉटल पे इस पे ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। जी। समझे? तो ये एक ऐसा मामला जहाँ, और देखना ना ऐड नहीं आता आपका, फॉग का ऐड में क्या बोलता है? इसमें सिर्फ Fog है. याद है नहीं, इसमें बोलता है कि इसमें गैस नहीं है, याद रखना। उसमें बोलता है इसमें गैस नहीं है, लिक्विड है। तो सुनना कभी ध्यान से। आओ यहाँ देखते हैं, लिक्विड लिक्विड अभी अभी तो बात किए, देख ये लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल है। अब लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल में आपको फिर से बता देते हैं। लिक्विड लिक्विड इमल्शन दो तरह का होता है, ऑयल इन वाटर, और एक होता है बेटा वाटर इन ऑयल। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपको कहा जाए कि आपको इमल्शन का एक सैंपल दिया गया और आपसे कहा गया कि पता करो कि कौन वाटर इन ऑयल है और कौन ऑयल इन वाटर है, तो पता करने का नियम सुन ले बेटा क्या है। जिसमें जो मीडियम है उसमें अगर वो डालोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, जिसमें जो मीडियम है उसमें वो डालोगे तो मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोल, दूध में पानी डालने पे मिक्स होता है या तेल डालने से मिक्स होता है? कौन मिक्स हो जाता है? Pani. पानी डाल। पानी। तो बोलिए फिर किस कैटेगरी में आया ये? Oil in water. ऑयल इन वाटर। आपके घर पे पेंट हो रहा नेरोलैक का, आप इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो बोल इसमें क्या डालकर डाइल्यूट करोगे, तेल या पानी? Oil. तेल. तेल। ऑयल। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया Water in oil. वाटर इन समझ में ऑयल। आया तरीका Water in पढ़ने oil. का? Yes, sir. Yes, sir. ये इमल्शन का एग्जांपल हो गया बेटा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास है सॉलिड मीडियम है और उसमें लिक्विड गैस, एग्जांपल जेल। और ये रस का एग्जांपल्स देखो डेली लाइफ का। अगर आप इसको समझना चाहो तो आपको इसको ऐसा समझना होगा कि सॉलिड के अंदर कौन भरा हुआ बेटा, कौन बिखरा पड़ा हुआ है? लिक्विड बिखरा पड़ा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? जेल्स कहेंगे। सिस्टम का नाम जेल होगा। सिस्टम का नाम याद करना होगा बेटा, फेस का नाम याद कीजिए और सिस्टम का नाम याद कीजिए। अब देखो यहाँ पर मीडियम गैस है, गैस में कौन फैला हुआ है? Solid. Solid. है ना? एग्जाम्पल सोचो तो स्मोक, Yes, sir. स्मोक में गैस कौन है बेटा? एयर है। हाँ sir. और सॉलिड कौन है? कार्बन पार्टिकल है ना? Yes, Yes, sir. sir. देखो ये इमेजिन करो, समझो इसको। आ रहा बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आइए अब अगला बात करते हैं बेटा। ये देखो लिक्विड मीडियम है और उसमें कौन फैला हुआ है? सॉलिड। इसका एग्जांपल में बेटा आपको पेंट्स मिलेगा, इंक मिलता है।
ये देखो तो कभी इस्तेमाल किए घर पे आप लोग? हाँ, अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है बेटा और उसको आप कड़क आयरन करना चाहते हैं, हम लोग बिहारी लोग बोलते लाओ मार लाओ ले, माड़ में डाल दो उसको, सुने कभी? माड़ में कपड़ा हाँ डाला। हाँ सर, मार जी सर। Yes, sir. तो अब चावल में माड़ कहाँ मिलता है बेटा? अब तो रेडीमेड मिल गया, कपड़ा पानी में घोलिए डालिए। और आप देखो इसको सबसे अच्छा समझ जाते, यहाँ से समझे ना, लिक्विड में सॉलिड, मडी वाटर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, गंगा पानी जो कोलाइड होता है, ये देखो मडी वाटर का मतलब क्या हो रहा है? पानी यहाँ पर है बेटा, पानी में कौन फैला हुआ? मिट्टी फैल गया है, ठीक है। Yes, और sir. एक एग्जाम्पल है गोल्ड सोल। गोल्ड सोल भी इसी के एग्जाम्पल में आता है। सिस्टम का नाम याद रखना, सोल होता है। अब आओ यहाँ देखो, सॉलिड सॉलिड, ये देखिए एग्जाम्पल। ये जो इतना रुपया खर्च करके जो हम लोग बेटा अलग अलग स्टोन होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से वो बेटा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन और कुछ नहीं है। देख लो, तो यहां तक का बात समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। यस सर। जी सर। तो यहाँ पे आपको कितने तरह का बेटा? 8 तरह का कोलॉइड बताएं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। बेस्ड अपॉन व्हाट? नेचर एंड टाइप ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। देखिए और आसान है, यहां देख, खुद से पढ़ के देख। तो अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम जो भी है, तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा? उसका नाम दिया जाएगा सोल। देखिए यहाँ पर, वाटर तो हाइड्रोसोल, अल्कोहल एल्कोसोल, बेंजीन से बेंजोसोल और एयर से एरोसोल, ठीक है। बस इसमें कॉमन क्या? डिस्पर्स फेस कौन होना चाहिए? सॉलिड होना Solid. चाहिए। तो सिस्टम का नाम सोल पड़ेगा। डिस्पर्स फेस सॉलिड होगा तो सिस्टम का नाम सोल होगा, ठीक है। Yes, sir. ये देखो सोल का कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये लैवेंडर का हाइड्रोसोल है। ये बहुत लोग होता है जो नहाने के दौरान पानी में डाल करके इससे नहाते हैं। जैसे कि देखो एरोसोल, तो दिन पहले बताए थे ना कि जितना भी हमारे घर पे टिन पैक जो आता है बेटा, वो सब एरोसोल का एग्जाम्पल होता है। अगला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ Charge. और बेटा इसको आपको याद करना होगा, नहीं याद करोगे तो फंस जाओगे। आगे दिखाएंगे कैसे फंसोगे। फिलहाल यहाँ देखो, 2 तरह का होगा। पॉजिटिव सोल, वो जहां पर डिस्पर्स फेस के पास कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और डिस्पर्स फोर्स के पास पॉजिटिव चार्ज मिलने, डिस्पर्स फेज में पॉजिटिव चार्ज मिलने पर उसका नाम देंगे पॉजिटिव कोलॉइड या पॉजिटिव सोल। और उसका ये रहा एग्जांपल्स का लिस्ट, याद कीजिए बेटा, याद कीजिए। तो देखो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे, सुनो क्यों आपको जरूरी पड़ेगा। अगर आपसे एक सवाल पूछ ले, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो कैसा सोल है? पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है? तो आपको याद दिला दे बेटा, इसको रट जाओ, ये नेगेटिव। इसका प्रूफ क्या है? देखो बता दे रहे, बोलो तो। पढ़े कभी ऐसा कि ब्लड में अगर Al3+ आयन देंगे तो ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा? Yes, sir. हाँ एलम देंगे सर, तो पढ़े हैं। एलम देंगे तो कोआगुलेट कर जाएगा, याद है ना? हाँ sir. हाँ हाँ सर। sir. कोआगुलेशन का रूल याद रखना बेटा, कोआगुलेशन तभी होगा जब ऑपोजिट चार्ज डाला जाए। इसका मतलब ब्लड नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव डाल के इसको कोआगुलेट कर रहे हैं। हाँ sir. जे बात, लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। जैसे कि देखो अगला नेगेटिव सोल का एग्जांपल में देखो, लास्ट वाला एग्जांपल पढ़ो। और इसको याद रखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आर्सेनिक सल्फाइड कैसा सोल है? नेगेटिव सोल है, रट जाओ। आप ये देखना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ sir. हम लोग देखो अलग अलग बेसिस पे बात की बेटा। हम लोग बात किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, हम लोग बात किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज, हम लोग बात किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी के बेसिस पे बेटा 2 तरह का, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ कर देखो तो बेटा, लायोफिलिक किसको कहेंगे, लायोफोबिक किसको कहेंगे? Yes, sir. अगर डिस्पर्स फेस को डिस्पर्शन मीडियम से प्यार है तो फिलिक, प्यार नहीं है तो फोबिक, है? ये 2 तरह का हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हम लोग वो बात करेंगे। इसके बेसिस पे 3 तरह का मिलेगा बेटा।
डिस्पर्स फेज का मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे आपको 3 तरह का मिलेगा। सबसे पहला देखो आपके पास क्या आता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। इसको कहेंगे ऐसा जहां पर पार्टिकल का साइज 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर से यानी 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन ये 1 नैनोमीटर आपस में जुड़ कर बताओ तो पहले कॉलॉइड के लिए पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से कम। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना फिर से याद हाँ, दिला दे ज्यादा। रहे 1 नैनोमीटर से कम होगा तो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू 1 से सॉल्यूशन। लेकर हाँ 100 नैनोमीटर में कॉलॉइड। चाहिए solution। तो अगर 1 नैनोमीटर से ये कम है लेकिन आपस में एग्रीगेट कर जाए, जुड़ जाए और जुड़कर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा कर दे तो ऐसा कॉलॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। और ये रहा इसका एग्जांपल को याद कर लेना बेटा, ये रहा सल्फर सोल जो बनाता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड होता है। क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है इसलिए इन लोग का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिस्पर्स फेज का कम होता है और ये लोग आपस में जो जुड़ता है, एग्रीगेट करता है, वो किस फोर्स से जुड़ता है, वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ता है। इसका प्रॉपर्टी हुआ। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड के बाद बेटा आपके पास आ रहा है नेक्स्ट एग्जांपल है मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टिकल का साइज पहले से ही बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग खुद पढ़ लो, सब कुछ पढ़ने के बाद सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन का जवाब देना, तो इसको नहीं पढ़ो तो हाँ सर। अगर आपसे पूछेंगे एक वर्ड में एग्जांपल बताओ तो एक वर्ड में एग्जांपल बताओ। पॉलीमर। पॉलीमर। पॉलीमर है ना, देखो तो यानी याद रखना पॉलीमर भी कॉलॉइड के कैटेगरी में आता है। और किस तरह का कॉलॉइड में आता है, मैक्रोमोलिक्यूलर। देखो सारा प्रॉपर्टी कॉलॉइड के पॉलीमर का ही तो है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। और जितना एग्जांपल देखो ये सब पॉलीमर का ही एग्जांपल, ऑल आर पॉलीमर्स इंक्लूडिंग बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल है। हाँ सर। पार्टिकल के साइज के बेसिस पे दो बात तो हो गया, एक मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड और एक मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड कॉलॉइड आल्सो नोन एज माइसिलीज। और देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, दीज कॉलॉइड्स, यहाँ पे जो एक एक वर्ड बोलेंगे बेटा ध्यान रखना, आगे इस पर हम लोग बात करने वाले। दीज कॉलॉइड्स बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन। यानी याद रखना अगर लो कंसंट्रेशन में रखा जाए, अगर लो कंसंट्रेशन में रखा जाए, ये बटन यूज करो। हाँ चलो अगर इस तरह का जो होता है ना बेटा माइसिलीज या एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, इसका जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए पहले एक चीज जान लो, अगर लो कंसंट्रेशन में इसका इस्तेमाल करोगे बेटा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाएगा इसका, अब ये आपस में एग्रीगेट कर जाएगा, एसोसिएट करेगा और जो बनाएगा उसका नाम होगा माइसिलीज। और ये माइसिलीज का फॉर्मेशन, माइसिलीज का मैकेनिज्म, इन सब पे बात करेंगे। फंडामेंटल सुन लो, ये देखो अगला पॉइंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास माइसिलीज के लिए है सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। और ये रहा बेटा सोप का फॉर्मूला, ये देख ये सोप का फॉर्मूला याद रखना, और ये देख डिटर्जेंट का फॉर्मूला दे रहे हैं, इसको याद रखना। यानी कि सिंपल समझ लो बेटा, हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट सोप बनाएगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट डिटर्जेंट बनाएगा, ठीक है। ये याद रखना। अब इस पर हम लोग बहुत कुछ बात करने वाला। अब आगे देखो, ये देखो डिटर्जेंट, ये रहा सोप, देखो। अब यहाँ पे आपको एक खास चीज देखने को मिलेगा, उस पर ध्यान दो। डिटर्जेंट या सोप में अगर आपसे पूछेंगे ये वाला हिस्सा, बोल तो पोलर है या नॉन पोलर है? पोलो। पोलर। और ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलो। इधर पोलर वाला हिस्सा, इधर नॉन पोलर है। आज इधर बात करते हैं, ये वाला हिस्सा बेटा पोलो। और ये वाला नॉन पोलो। नॉन पोलर।
और हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद है ये प्रिंसिपल? जानते ही Yes, sir. लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो बोल बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि इस हिस्से में ये वाला पार्ट जो पोलर वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा? Hydrophobic. या हाइड्रोफोबिक होगा। और हाँ, फोबिक होगा, कैसे बेटा? हाँ, या हाइड्रोफोबिक होगा ना हाइड्रोफिलिक होगा? फिलिक 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 होगा ना? हाइड्रोफिलिक। ये फिलिक होगा। और ये वाला पार्ट फोबिक फोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक। तो ध्यान रखना, आगे का पूरा पढ़ाई इसी चीज पे होगा बेटा। एक ऐसा स्पीसीज जिसके एक एंड में हाइड्रोफिलिक पार्ट मौजूद है और एक एंड में हाइड्रोफोबिक, Phobic. यही आपस में मिलकर के माइसिली बनाएगा। चलो देखते हैं, यहां समझते हैं। ये देखो, सोचो तो अगर इसको पानी में डाल दे तो पानी में डालने पर जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो क्या करेगा? पानी में बिंदास घूमने का कोशिश करेगा। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी से दूर भागने का कोशिश करेगा। जैसे इसको पानी में डालोगे सारा का सारा मिल करके देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेगा। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ भाग रहा है, दूर भाग रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, पानी से दूर करने का कोशिश कर रहा है। और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो देखो बाहर पूरा आराम से घूम रहा है। और इस तरीके का डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे? माइसिली। जैसे कि कुछ और डायग्राम देख लो यहाँ पर। माइसिली में बाहर की तरफ कौन सा एंड होगा बेटा? हाइड्रोफिलिक। और अंदर की तरफ कौन सा पार्ट होगा? हाइड्रोफोबिक। और इस तरीके का जो शेप आएगा, इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे? माइसिली। इस तरह का शेप को हम लोग क्या कहेंगे? माइसिली। और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट साइजेस, आप बहुत तरह का माइसिली हो सकता है। ये देखो नॉन स्फेरिकल है, वेसिकल है, बाइलेयर है, रिवर्स है। बात करें तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़े इस तरह का माइसिली? हाँ सर, सेल मेम्ब्रेन। Yes, sir. Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। एलपी प्रोटीन लिपिड। प्रोटीन तो लिपिड जो होता है बेटा वो तो हाइड्रोफोबिक होता है, अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ होता है ना? यस सर। अब यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? और उसके बाद दोबारा देखेंगे। उस वक्त अभी ये जो बोल रहा बोल लेने, तो फिर हम जो बोलेंगे आप वो सुनना, ध्यान से देखना। सर ऑडियो तो नहीं आता है? नहीं आ रहा बेटा? नहीं सर। अच्छा, पिछली बार का वीडियो में ऑडियो आया था? नहीं सर। नो सर। ओहो, इसका मतलब इसका फीचर ये है, इसको तो वो आप लोग देखे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तब ऐसी बात है तो फिर मेरा ऑडियो सुन लो बेटा। चलो यहाँ पर बेटा हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सरफैक्टेंट। और सरफैक्टेंट दरअसल में कुछ नहीं, जो अभी अभी हम लोग माइसिली के बारे में बात की वही होता है। सिंगल यूनिट को हम लोग सरफैक्टेंट कहेंगे, और वो सिंगल यूनिट जब आपस में एग्रीगेट कर जाएगा तो उसको माइसिली कहेंगे। जैसे कि इस मॉलिक्यूल को देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को देखोगे, अरे यार यही दिक्कत है। इस मॉलिक्यूल को जैसे आप देखोगे, देखो एंड में CONR बेटा वो आपका पोलर एंड है, यानी वो हाइड्रोफिलिक होगा। और बाकी देखो जो CH2 चेन है वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग एक शेप दे देते हैं। जो आपका ग्रीन कलर का पॉप दिख रही है, ग्रीन वाला, ये आपका कौन सा हो गया बेटा? फिलिक पार्ट। फिलिक। और ये वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। और हमारे पास सरफेक्टेंट का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, थोड़ी देर पहले आपको बात की, वो है क्या? साबुन। तो सोचो साबुन को पानी में डाल रहे हैं, ध्यान से समझना। साबुन को पानी में डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालेंगे बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। तो थोड़ा सा डालने पर देख तो ऐसा कुछ होगा। देखो जितना भी ग्रीन वाला है वो सब किधर जाएगा? पानी के अंदर भागेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। और येलो वाला पानी से बाहर आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। हाँ सर। चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाले हैं तो ये लो कंसंट्रेशन में, याद है ना थोड़ी देर पहले क्या बताए थे? माइसिली तभी बनेगा जब कंसंट्रेशन हाई होगा बेटा, लो कंसंट्रेशन में माइसिली का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो ये सरफेक्टेंट है जो अभी माइसिली बनाया नहीं है। और सब आराम से, जो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक एंड है वो पानी के बाहर है और हाइड्रोफिलिक एंड पानी के अंदर है। लेकिन सोचो अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दे, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब इस तरीके का और पार्टिकल्स इसके ऊपर से डालते चले जाए, तो बोल ये पार्टिकल दब पे कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। और हाँ। जैसे अंदर जाएगा माइसिली बनाना शुरू करेगा। कैसे बना रहा देखो यहाँ पर, तो ये रहा। अब अगर इसके ऊपर हम लोग और कंसंट्रेशन इसका बढ़ा दें
तो मजबूरी में जो अभी पानी के ऊपर है उसको कहाँ जाना पड़ेगा, पानी के अंदर। और जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो देखो इस तरीके का वो एक आकार लेना शुरू करेगा। सारा का सारा हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ भागने का कोशिश करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ आने का कोशिश करेगा, और इस तरीके से वो माइसिली का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया कैसे माइसिली बना देख बेटा, हाँ सर। है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, रुको, बोलो जो अंदर की तरफ चला गया वो कौन सा एंड था बेटा, फोबिक। अच्छा ये बताओ तो, अगर आपके हाथ में तेल लग जाए बेटा, सोचो समझो मैकेनिज्म को समझना, आपके हाथ में ऑयल लगा हुआ है और उस ऑयल को आप धोना चाहते हैं, किससे धोइएगा, साबुन से ना। हाँ सर। हाँ अब सर आपको हम दिखाने जा रहे हैं कैसे, जब आपके हाथ में तेल लगा हुआ है और साबुन या डिटर्जेंट पाउडर आप हाथ में डालते हैं तो किस मैकेनिज्म से आपके हाथ से तेल को खींच के बाहर निकालेगा, उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले ये बताओ, तेल जो है बेटा वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है। तो देखो यहां पर देखो, अब हमारे पास जैसे बताएं कि सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल माइसिली या सर्फेक्टेंट का कौन है, साबुन है। साबुन के लिए क्या बताया था लास्ट में, COON आ गया, देख COON। हाँ सर। हाँ सर। तो यही है। अब देखो इसके अंदर तेल है, पानी के अंदर थोड़ा सा तेल का ड्रॉपलेट दिया है और ऊपर से साबुन दिए। साबुन देने पे देखो अंदर में क्या होगा, फॉलो करो, देखो ये तेल का ड्रॉपलेट है, तो क्या करेगा, ये जितना भी हाइड्रोफोबिक एंड है वो तेल की पकड़ कर अपने अंदर की तरफ खींच लेगा। देख तो खींचेगा तेल को अंदर की तरफ। हाँ सर। हो गया काम। खींचने के बाद क्या होगा बोलो, बोल बेटा। तेल निकल जाएगा। हाँ, अगर आप हाथ में पानी साबुन दे रहे हो तो इसका मतलब आप माइसिली दे रहे हो, है ना। हाँ सर। थोड़ा देर घसने का मतलब क्या हो रहा है कि सारा का सारा तेल को खींच लिया, ऊपर से फिर से पानी डालेंगे तो बहकर निकल जाएगा। तो आगे दिखाएंगे और समझ में आएगा। अब आओ, ये सब आप लोग पढ़ लेना। तो अच्छा ये बात समझ में आया, लो कंसंट्रेशन में माइसिली का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, हाई कंसंट्रेशन में होगा, है ना। यस हाँ सर। सर। और जिस कंसंट्रेशन पे माइसिली का फॉर्मेशन होता है उसको इस नाम से पुकारते हैं, CMC, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन। उसको ये पढ़ो, जिस कंसंट्रेशन के नीचे वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, जिस कंसंट्रेशन पे वो माइसिली बनाना शुरू करेगा उस कंसंट्रेशन को किस नाम से पुकारेंगे बेटा हम लोग, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। चलिए अभी अभी जो बात की थी ये देखो तो समझ में आ रहा था, यहाँ देखो इस डायग्राम को, ये देखो ये सरफेस है बेटा, सरफेस पे क्या लग गया, ग्रीस लग गया यानी तेल लगा हुआ है, और ऊपर से हम क्या दिए, साबुन दिए। तो साबुन देने का मतलब ये क्या दिए बेटा, सर्फेक्टेंट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट हाइड्रो फिलिक है और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, हाइड्रोफोब के पास गया, देख तो ग्रीस भी तो हाइड्रोफोब है, उसके साथ चला गया, हाँ सर। चलाने के बाद उसके साथ मिक्स हुआ, अपने अंदर देखो तो एनक्लोज किया, बांधा, बांध के निकल गया, सरफेस क्लियर हो गया। डायग्राम देखो तो, यस सर। यस सर। अभी सर्फेक्टेंट पे बात की है बेटा हम लोग, तो Yes, याद sir. रखना सर्फेक्टेंट वो होगा जिसके पास एक एंड में हाइड्रोफोबिक, एक एंड हाइड्रोफिलिक। हाँ, और सर्फेक्टेंट का टाइप देख लो बेटा, ये देखो 4 तरह का होता है। देखो तो डायग्राम से समझ में आ रहा है 4 तरह का। Yes, sir. यस सर। इसको एक एक करके समझता है। सबसे पहले रासायनिक सर्फेक्टेंट, तो एग्जाम्पल देखो और कुछ भी डाउट हो तो पूछो।
Yes, sir. आया समझ में बेटा? देख तो देखो ना, इस तरफ कौन बैठा हुआ है? कटायन Yes, sir. है ना? तो अगर एक एंड में कटायन बैठा हुआ और एक एंड में तुम्हारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो वो कटायनिक सरफेक्टेंट कहलाएगा। आयनानिक पढ़कर देख तो समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ये समझ में आया बेटा लोग? देख तो नॉन आयोजेनिक लॉजिक समझ, अगर कटायन बना तो कटायनिक, अनायन बना तो अनायनिक। अब देखो यहां पर सोचो एक लॉजिक से, कटायन या अनायन बनेगा बेटा तो वहां चार्ज होगा, इसका मतलब वो पोलर एंड है। जो पोलर एंड होगा वही एंड हाइड्रोफिलिक एंड बनेगा, है ना? जब चार्ज नहीं होगा तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपको ऐसा दिखाया गया है कि ये तब पॉसिबल पाया गया जब आपके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल हो, जैसे कि देखो आपको ये बताया गया, उसके साथ इथिलीन इपॉक्साइड डाला जाए। नहीं जानते इथिलीन इपॉक्साइड? तो ये क्या करता है कि इथिलीन इपॉक्साइड R और OH के बीच में इंसर्ट कर जाता है इस तरीके से। देखो ये R है, ये OH है, ये बीच में इंसर्ट कर दिया। तो बोल R वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा ना हाइड्रोफोबिक होगा? Hydrophobic. और OH वाला पार्ट Hydrophilic. हाइड्रोफिलिक। देखो इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, डायग्राम देखो, ये देखो, कुछ और देखो। और हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे एम्फोटेरिक, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। एग्जाम्पल देख और समझ में आ रहा है कि नहीं? देख बेटा, एग्जाम्पल देख, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. है ना? कटायनिक और अनायनिक दोनों पार्ट होगा, वो एम्फोटेरिक या ड्यूटेरायनिक सरफेक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल बेटा लोग ध्यान से सुनो। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन बता रहे हो वो सुनो। लायोफिलिक और लायोफोबिक का प्रिपरेशन में ये याद रखना, ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है लायोफिलिक। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में बहुत प्यार है, आसानी से ये लोग मिक्स हो जाएगा। लेकिन लायोफोबिक में डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम से प्यार नहीं होता है, इसलिए इन लोगों को मिक्स करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड पे काम करना होगा। उस स्पेशल मेथड में बहुत सारा मेथड है जो आपके नोट्स में हम दिए हैं बेटा, और जो सिलेक्टेड मेथड होगा उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि पहले आपको बोले बेटा ये चैप्टर इंफॉर्मेटिव है, तो बाकी पोर्शन आपको खुद से गो थ्रू करना होगा। अगर पढ़कर कहीं कोई दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको खुद से उसको गो थ्रू करना होगा। ठीक है,
तो अब आओ बात करते हैं यहाँ पर लायोफोबिक का। लायोफोबिक को बनाने के लिए आपके पास दो मेथड है, डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में आपको फिर से मिलेगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन एंड पेप्टाइजेशन। हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, पेप्टाइजेशन पे। कंडेंसेशन मेथड में भी आपको दो मिलेगा, एक केमिकल मेथड और एक फिजिकल मेथड। आपके नोट्स में सारे मेथड्स के बारे में कम और बेश सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर पेप्टाइजेशन पे बात करते हैं। देखो और इसको अच्छे से समझो, पेप्टाइजेशन पढ़ो तो क्या है, अगर आप लोग खुद से पढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. क्या समझे बोल, तो समझाते हैं। यहाँ देखो एकदम पेप्टाइजेशन कुछ और नहीं बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोगुलेशन का उल्टा मेथड है। यहाँ ध्यान से सुनो, अगर मान लो आपके पास एक कोलॉइड है और कोलॉइड में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, नतीजा क्या कर गया, कोगुलेट कर गया। इसी कोगुलेटेड में अगर आप बाहर से कोई पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दो और ये फिर से कोलॉइड बना दे, इस मेथड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइजेशन कहेंगे। तो पेप्टाइजेशन दरअसल में बेटा कुछ और नहीं, कोगुलेशन का रिवर्स मेथड है, प्रेसिपिटेशन का रिवर्स मेथड है। और ये रिवर्स मेथड काम कैसे करता है वो समझो। यहाँ पर ये देखो, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को समझो। सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड है, ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रेसिपिटेटेड है, तो इसका मतलब ये जमा हुआ है कि अलग अलग है। बोल बेटा, ये आपस में जुड़ गया कि अलग अलग है? जुड़ गया है। जुड़ गया। तभी तो प्रेसिपिटेट हो रहा है, सॉलिड के फॉर्म में चला जाता है। अब होता क्या है कि इस FeOH3 में हम ऊपर से डाल दिए FeCl3। अब बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? Fe+3 मतलब Fe किस फॉर्म में? ferric +3 3+ के फॉर्म में। वो Fe3+ का चार्ज जो है बेटा, वो इसके ऊपर डिस्पर्स कर जाएगा, इसके ऊपर इस तरीके से चार्ज डिस्पर्स कर जाएगा। और जैसे ही चार्ज डिस्पर्स करेगा तो जो पार्टिकल आपस में जुड़ा हुआ था वो लोग क्या फील करना शुरू करेगा, रिपल्शन। बोलो, जवाब दो, रिपल्शन है ना। Yes, sir. जैसे रिपल्शन फुल शुरू करना फील करेगा, वो लोग आपस में अलग होना शुरू होगा, और जैसे ही अलग होगा वो कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को पढ़कर देखो तो बात समझ में आ रहा, पढ़ो, गो थ्रू। Yes, sir. बोल बेटा, लोग पढ़ के समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, अभी उल्टा वापस बात करते हैं। सोचो तो, अगर यही जो आपका कोलॉइड, वो तो कोलॉइड कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में या राइट में? बोल, कोलॉइड कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में या राइट में? राइट में। हाँ, राइट। ये है ना। अच्छा, याद करो तो थोड़ी देर पहले आपको हम क्या बताए थे कि अगर किसी चीज को कोगुलेट करना हो, जैसे कि हमारा ब्लड, तो हमारा ब्लड को कोगुलेट करने के बाहर से कैसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे? पॉजिटिव, है ना। इस वक्त जो आपको कोलॉइड दिख रहा है राइट साइड में, अगर हम पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ये कैसा कोलॉइड है? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हम बाहर से कोई नेगेटिव चार्ज इस पर डाल दे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सारे पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। हाँ सर। Yes, sir. और जैसे ही सारा पॉजिटिव कैंसिल होगा तो बोल, इसके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, खत्म होगा। और रिपल्शन खत्म होगा तो ये लोग आपस में अलग था, फिर से क्या करेगा, जुड़ जाएगा। Yes, sir. प्रेसिपिटेट। जुड़ेगा तो कोगुलेशन हो जाएगा। तो वही समझ, इस तरफ क्या हो रहा है, पेप्टाइजेशन, और इस तरफ क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन। बात समझ में आ रहा? तो पेप्टाइजेशन कुछ और नहीं बेटा, प्रेसिपिटेशन का ही दूसरा नाम है। समझ में आया बात?
Yes, sir. ठीक है, ये हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो प्यूरिफिकेशन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब आप खुद से देख लेना। डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन में, फिजिकल, मैकेनिकल, ये सब आप लोग पढ़ लेना। हम लोग ज्यादा जोर देने वाले इसके ऊपर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे बातचीत करेंगे। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, ये सब मैकेनिकल, ब्राउनियन मूवमेंट, ये सारा टॉपिक है। पढ़े ब्राउनियन मूवमेंट, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। Yes, sir. ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? टिंडल इफेक्ट। तो बोल टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। पढ़ो पहले इसको, पहले इसको पढ़ो। Yes, sir. यहाँ पे कुछ टर्म को समझ लेते हैं। लाइट अगर पास कर जाए और पास करने के बाद स्कैटर कर जाए तो उस फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहेंगे। और स्कैटर करने के टाइम पे जो लाइट का पाथ दिखेगा, देखो यहाँ कोई पाथ नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर कोई पाथ नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है, ये देखो ये पाथ है ना, ये पाथ, तो उसको कहा गया टिंडल कोन। और देखो तो सस्पेंशन में भी दिख रहा पाथ, हाँ सर। लेकिन सस्पेंशन में पाथ बेटा ज्यादा देर तक नहीं दिखता है, क्योंकि सस्पेंशन को अगर आप छोड़ दोगे तो ये सारा जो पार्टिकल है वो कहाँ होगा बेटा, नीचे बैठ जाएगा। जब हाँ। पार्टिकल नीचे बैठेगा तो लाइट स्कैटर नहीं होगा, तो पाथ नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोग जो फोकस करेंगे इसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा? यस सर। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। यहाँ देखो, ये छोड़ो, एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। पढ़ते जाओ और एग्जाम्पल देखते जाओ, और जो ना समझ में आया खुल के पूछना कि सर ये नहीं समझ में। आपको एग्जाम्पल का लिस्ट दे रहे हैं, टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। पढ़े कभी आप लोग ये चीज बोर्ड लेवल पे? हाँ सर। है ना, कि आसमान का कलर नीला इसलिए दिखता है क्योंकि टिंडल इफेक्ट की वजह से। लेकिन अब आपको और डिटेल में समझाने का कोशिश करते बेटा कि टिंडल इफेक्ट की वजह से नीला ही क्यों दिखता है, नीला कलर के अलावा कोई और कलर क्यों नहीं दिखता है। चलो उस पर भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देखो एक वीडियो है, इस वीडियो को मेरे साथ फॉलो कर लो। अरे यार बोलो, आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में इस तरीके से दिखता है ना। अब बताओ किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड का, ऑरेंज का, है ना, येलो का। यानी ऐसा करते हैं, ग्रीन के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं कि यहाँ पे वेवलेंथ कम है और यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है। बोलो ठीक है, यस सर। ग्रीन को बॉर्डर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना ब्लू कलर, इंडिगो कलर, वायलेट कलर, ये सब कलर का वेवलेंथ कम है। रेड का कलर, ऑरेंज का, येलो का, इन सब का वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब चलो आगे देखते क्या आता है हमारे पास। यहाँ देखो, एक्सप्रेशन देखे बेटा इस कार्टून का, बड़ा खुश हो गया ब्लू कलर देख करके, ठीक है ना। अब इसमें आपको बता दें साइकोलॉजिकल सुनो। ह्यूमन साइकोलॉजी में ये पाया गया है, या ह्यूमन परसेप्शन में ये पाया गया है कि हम लोग का आंख जितना ज्यादा ब्लू कलर को अट्रैक्ट कर सकता है उतना दूसरे कलर को अट्रैक्ट नहीं करता है। हमारा आंख ब्लू कलर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और देखो उसका यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया गया कि ये बंदा गया, ब्लू इसको इतना पसंद आया कि ब्लू की तरफ भागते हुए गया, तो इसको वायलेट कलर को बोले इधर जाओ इधर जाओ, बोले नहीं उधर नहीं जाना, ब्लू की तरफ ही जाना। उसके बाद देखो जाने के इसको लालच दिया गया, ये लो इतना सारा गोल्ड ज्वेलरी लेकर के जाओ,
बंदा खुश हो गया, भागता हुआ गया, लिया, लेकिन भागा वो ब्लू की तरह। ब्लू का कलर बेटा ज्यादा अट्रैक्ट करता है आंखों को। अब इसके बाद आगे का कहानी सुनो क्या है। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अभी अभी हम लोग बात कर चुके हैं। लाइट का स्कैटरिंग, ये देखो जब लाइट जाता है तो पार्टिकल के साथ जब लाइट कराएगा, ये जो स्कैटर किया, इसी की वजह से टिंडल इफेक्ट दिखता है। ठीक है, अब दोनों कंसेप्ट को मिक्स करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या क्या मौजूद है बेटा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बाकी अदर एलिमेंट्स है, डस्ट, स्मोक एंड अदर थिंग्स सब कुछ है। पार्टिकल के साइज के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्टिकल का साइज के हिसाब से देखो तो हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखा ये गया है, डस्ट स्मोक का जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता है कंपेयर टू वेवलेंथ। नतीजा यहां समझ बेटा, चूंकि यहां पार्टिकल का साइज बड़ा है और यहां से जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ छोटा है, तो इसके अंदर जितना भी वेवलेंथ है बेटा, ऑल द 7 कलर सबका सब इससे टकराएगा और सबका सब रिफ्लेक्ट करेगा। जब सब रिफ्लेक्ट करेगा तो हमने अपने लोगों को कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा। लेकिन डस्ट और स्मोक के अलावा मेजर अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका पार्टिकल का साइज जो है वो वेवलेंथ से छोटा पाया गया है। नतीजा क्या होता है, अब ये देखो, छोटा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ जो बड़ा वेवलेंथ आता है बेटा वो इससे टकरा नहीं पाता, वो बाहर निकल गया। इससे कौन टकरा पाता है, सिर्फ स्मॉल वेवलेंथ, तो वही रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट कौन कर रहा, ब्लू रिफ्लेक्ट किया, वायलेट रिफ्लेक्ट किया, लेकिन रेड, ऑरेंज, येलो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसका वेवलेंथ का साइज बड़ा है और यहाँ पार्टिकल का साइज छोटा है। तो बोलो टकराने की वजह से अब हमारे आंख में कौन कौन सा कलर पहुंच रहा है देखने के लिए, जवाब दो। ब्लू, वायलेट। पर हमारा आंख का परसेप्शन किसके तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ब्लू। Blue. दिस इज द रीजन व्हाई वी सी द कलर ऑफ स्काई ब्लू। देखो अब इसको, बात आया समझ में बेटा लोग? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का, देखते हुए जाओ। सिमिलरली द कलर ऑफ सी इज ऑल्सो ब्लू। टिंडल इफेक्ट में देखो प्रोजेक्टर का पाथ, सर्कस का लाइट जो दिखता है, ये भी टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है बेटा। और टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल देखो, अगर हमारे घर में कोई छोटा सा छेद है और उसमें रोशनी आ रहा है और रूम में डस्ट मौजूद होना चाहिए तभी तो कोलाइड बनेगा, तो वहां पे भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इवन जो रेड कलर हम लोग को शाम के वक्त दिखता है उसका भी रीजन टिंडल इफेक्ट है। ये सब टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल दे दिए बेटा, पढ़ो इसको। ठीक है, अब देखो ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये सब जितना टॉपिक है ये आप लोग पढ़ना। अब यहाँ पर बस एक आप, हाँ ये वाला पार्ट आप लोगों के साथ पढ़ना चाहिए, और इसमें कंसेप्ट है बेटा। इसके पहले जो सब था वो सब इंफॉर्मेशन था, कंसेप्ट समझ, कंसेप्ट। सुनो, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। अब ध्यान से सुनो, किस मामले में कौन सा चार्ज डेवलप होगा कोलॉइड पे, इसका एक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, वो सुनो। यहां देखो, चलो यहां से समझते, ये वाला पार्ट देखो। अब मेरे साथ फॉलो करना और पढ़ना, देखो हम क्या क्या बता रहे हैं। द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द डिस्पर्स्ड फेज
absorb only those ions preferentially which are common with their own lattice ion. जैसे याद करते थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि FeOH होल थ्राइस के ऊपर कौन सा चीज दिए थे बेटा, याद है? फेरिक क्लोराइड। हाँ, तो वह यानी हम Fe3+ भी दिए और Cl- भी दिए, लेकिन जाकर सरफेस पे एड्सॉर्ब कौन हुआ? Fe3+। Fe3+। वैसे Cl- भी एड्सॉर्ब हो सकता है, उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, और वही क्राइटेरिया बनाने के लिए आपको ये समझाने जा रहे हैं। सुनो यहाँ पर, जैसे कि मान लो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ Ki। तो अब समझो यहाँ पर AgNO3 को अगर Ki में ऐड कर देंगे तो बनेगा क्या, बोलो तो बेटा? AgI KNO3 और KNO3। जहां पर ये जो सिल्वर आयोडाइड है बेटा, ये कॉलॉइड बनेगा, यही कॉलॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर आयोडाइड कॉलॉइड बनता है। अब देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा वो समझते हैं। अब बताओ तो क्वेश्चन में एक्सेस में कौन लिया गया, पढ़ो इसको, कौन एक्सेस में है? पोटेशियम आयोडाइड Ki तो इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन Ki ज्यादा बच जाएगा। बच जाएगा। तो अब बताओ Ki और AgI में कॉमन लैटिस कौन हो गया, कॉमन कौन हो गया? I-। इसका मतलब होगा इसके ऊपर I- चार्ज जो होगा वो पूरा एड्सॉर्ब हो जाएगा। यानी ये कैसा कॉलॉइड बनेगा, बोल, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन सोचो अगर AgNO3 को एक्सेस में ले लिए होते तो Ag+ आ जाता। आ रहा, प्रिंसिपल Positive। समझ में आ रहा है बेटा? इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में जेईई में दोनों में आया है। तो ये पूरा पढ़ स्टेटमेंट, अब पढ़ने के बाद ये डायग्राम देख और बोल समझ में आया कि नहीं। AgI के ऊपर कौन आकर बैठ गया, एक्सेस में कौन था बेटा, बोल? Ki Ki का मतलब कॉमन तो कौन एक्सेस में है? I-। ये सारा माइनस आकर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया, दिख रहा है ये? अब उल्टा पढ़, फिर से इसको पढ़, गो थ्रू इट। इस बार देख किसको एक्सेस में लिए? AgNO3 है ना? और इस डायग्राम को देख, कौन एक्सेस में है? Ag+। तो देखते AgI के ऊपर कौन इस बार एब्जॉर्ब हो गया? Ag+। बात आया समझ में यहाँ तक? Yes sir। ठीक है। और इसी का नाम है बेटा डबल लेयर थ्योरी। ये देख, ये हो गया आपका कॉलॉइड, ये पहला लेयर जो आके एब्जॉर्ब हुआ, और इसको बैलेंस करने के लिए देखो बाहर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका नाम याद रखना, जेटा पोटेंशियल कहते हैं उसको। जैसे कि पिछली बार में भी देखो, पिछला डायग्राम में देखो कौन आकर एब्जॉर्ब हुआ बेटा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव के बाद सेकंड लेयर कौन आ गया बेटा, पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका नाम क्या होगा, जेटा पोटेंशियल कहते हैं। यहां देखो, पढ़ो इसको, पढ़े जेटा पोटेंशियल। यस सर। ठीक है। अब आ जाओ अगला टर्म पे बात करते हैं, दैट इज कोगुलेशन, आल्सो नोन एज फ्लोकुलेशन। तो कोगुलेशन क्या है, अब ध्यान से सुन, जितना भी हमारे पास कॉलॉइड है उस पे कोई ना कोई चार्ज होगा, और वही चार्ज दोनों मतलब पार्टिकल्स को अलग सेपरेट करके रखता है। अगर ऑपोजिट चार्ज दे करके या कोई और तरीके से वो सारे चार्ज को हटा दे तो वो जो सेपरेशन था वो हट जाएगा और आपस में जुड़ना शुरू कर जाएगा। इसी प्रोसेस को कोगुलेशन कहेंगे। पढ़कर देखो तो, पढ़ो इसको। यस सर। आया बात समझ में? हाँ सर। और अगला टर्म देखो, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो 1 लीटर कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकता है, कोगुलेट कर सकता है। उसको किस नाम से पुकारेंगे हम लोग, कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू। और रेसिप्रोकल ऑफ कोगुलेशन वैल्यू इज नोन एज कोगुलेटिंग पावर, ये डेफिनेशन याद रखना। और फ्लोकुलेशन वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑफ आयन पे, और उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, फ्लोकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z⁻⁶,
where Z is known as charge of ion. ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, हार्डी-स्कल्स रूल। और हार्डी-स्कल्स रूल बड़ा सिंपल है, बोल हमारा ब्लड कैसा कॉलॉइड है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सोचो तो, अगर हमारे ब्लड को, ध्यान से सुनना, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, बोलो इन तीनों में किसको डालने से हमारा ब्लड जल्दी कोआगुलेट करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर हमको मिलेगा Na+, यहाँ पे मिलेगा Ca2+, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? Al3+। अब चूंकि हमारा ब्लड नेगेटिव कॉलर्ड है, तो उसको कोआगुलेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना जल्दी कोआगुलेट करेगा, यही है ना? हाँ सर। इसी रूल का नाम बेटा हार्डी-स्कल्स रूल है, पढ़कर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? गो थ्रू इट। यस सर। आया बात समझ में? हाँ सर। यस सर। अगला टर्म गोल्ड नंबर, पढ़े हैं बेटा कभी ये टर्म गोल्ड नंबर? चलो समझते गोल्ड नंबर होता क्या। यहां देखो, यहां से फॉलो करो। गोल्ड नंबर क्या है? अमाउंट है। एक एक कीवर्ड पे ध्यान देना बेटा, ये अमाउंट है। किस चीज का अमाउंट है? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का अमाउंट है। तो अब ये प्रोटेक्टिव कॉलॉइड क्या होता है ये पढ़ो तो देखो तो समझ में आ रहा है। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड किसको कहते हैं? पढ़े? यस सर। यस सर। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड क्या होता है? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड वो कॉलॉइड होता है जो दूसरे कॉलॉइड को कोगुलेट होने से बचाता है, यही होता है ना प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। पढ़कर देखो भाई, हाँ यही होता है सर। ना। हाँ, तो गोल्ड नंबर क्या है? अमाउंट है। किसका अमाउंट है? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का। किस यूनिट में? मिलीग्राम में, ठीक है। और क्या करेगा? बचाएगा। किससे बचाएगा? कोगुलेशन से बचाएगा। किसको बचाएगा? 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। और किससे बचाएगा? 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपके पास 10 ml का गोल्ड सोल है, गोल्ड का कॉलॉइड है, और इसमें आप ऊपर से डाल रहे हैं 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, जिसके वजह से ये कोगुलेट कर जाएगा। इसको बचाने के लिए बाहर से जितना भी मिलीग्राम का प्रोटेक्टिव कॉलॉइड ऐड करेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? गोल्ड नंबर कहलाएगा। वो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो गोल्ड नंबर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड इन मिलीग्राम को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज से? किस चीज के लिए? ताकि वो बचाएगा गोल्ड सोल को NaCl से प्रेसिपिटेट होने के लिए। ये वाला एग्जांपल पढ़कर देखो और बताओ समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। यहां सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, गोल्ड नंबर कम होगा, प्रोडक्टिव पावर ज्यादा होगा। और ये आपके पास कुछ गोल्ड नंबर का लिस्ट है। एग्जाम में ये डेटा याद रखिए। एनसीईआरटी का ये बेटा आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर के हिसाब से अरेंज करने को बोल सकता है, या हो सकता है आपको वैल्यू दे दे और पूछे कि किसका प्रोटेक्टिव पावर कम है, किसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। अब ये जो हम लोग गोल्ड नंबर पढ़े बेटा, उसी से मिलता जुलता एक और टर्म है जिसका नाम है कॉन्गो रूबिन नंबर। सेम चीज है, देखो पढ़ो क्या कहता है। व्हाट इज कॉन्गो रूबिन नंबर? ये भी अमाउंट है। इसका अमाउंट है प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का। किसमें? मिलीग्राम में। क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा कलर चेंज को। इसका कलर चेंज को 100 ml ऑफ 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई। और किससे बचाने के लिए जो कलर चेंज होगा वो है 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट KCl एडेड। एकदम सिमिलर मिलता जुलता टर्म है गोल्ड नंबर से, मिलता जुलता नंबर टर्म है कॉन्गो रूबिन नंबर। तो यहां तक जो पढ़ाई बेटा आप लोगों को, जो बताने लायक था, जो डिस्कस करने लायक था, कर दिए।
बाकी और भी है, थोड़ा सा आगे आप लोगों को नोट्स में जो भेजेंगे देख लेना लास्ट में। अगेन टाइप्स ऑफ जेल क्या होता है, जैसे कि बात करेगा टाइप्स ऑफ इमल्शन क्या होता है, 2 तरह का, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इन सब पे। और फिर हमारे पास है लास्ट में एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड, क्या क्या एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड है वो आप खुद से पढ़िए। अगले क्लास में आप चाहें तो क्लास शुरू होने से पहले हम लोग जो ये चैप्टर पढ़े इसको आप थॉरली एक बार नोट्स को पढ़ करके अगर कहीं कुछ डाउट्स है, और कोशिश कीजिए कि बेटा इसका एमसीक्यू भी बना लो, बनाने के बाद कोई डाउट्स है वो डिस्कशन करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर या अगले मॉड्यूल को शुरू करेंगे। तो यहाँ तक बेटा कोलॉइड को हम स्टॉप कर रहे हैं। अब आप लोग का डाउट सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसको डाउट्स पूछना है पूछ सकते हो।